जय जय। मातरम मातरम। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के मानव अधिकार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और अपने विचार। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहा है। आजादी का तिरंगा और तिरंगा दोनों में अंतर था। आजादी के तिरंगे को हमारे नवयुवकों ने अपने खून से सींचा है। आज ये जो तिरंगा लहरा रहा है, भगवा के सुरक्षा चक्र में जो तिरंगा दिखाई दे रहा है, इस तिरंगे को हमारे अनगिनत उन युवा साथियों ने अपने रक्त से नहलाया है, तब ये तिरंगा इस स्थिति में आया है। 800 साल की लगातार गुलामी के बाद तिरंगा लहराया गया। तिरंगे की आन बान शान वो लोग बता सकते हैं, वो लोग जान सकते हैं जिनके परिवारों से एक आध बालक फौज में भर्ती हो या जिनका व्यवसाय खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हो। फौज में जितना बालक है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों का बालक है, यानी हमारा बालक है। गुलामी को नहीं ओढ़ा है। हमारे युवा साथी जब सशक्त हुए, उन्होंने तलवार उठाई, तीर कमान उठाया, भाला उठाया, युद्ध करा। हमारे बालक मारे गए, शांत रहे। उसके बाद बालक नवयुवक 18 साल से ऊपर का आया, 16 साल से ऊपर का आया, फिर उसने शस्त्र उठाए और फिर युद्ध करा। जो इस्लामिक तलवार पूरा चांद बनाने निकली थी, उसे भारतीय क्षत्रिय पुत्रों की ताकत ने अर्धचंद्र पे रोक दिया था। 800 साल उस घोड़े की लगाम को पकड़ के इन क्षत्रिय पुत्रों ने बैठा दिया था घुटने पे। ये भारत की आजादी थी, ये इस मिट्टी की ताकत थी। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। आज जिस अफगानिस्तान को ये कह रहे हैं, समाचार पत्रों में आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान युद्ध भूमि का सबसे बड़ा मैदान है। अफगानिस्तान की युद्ध भूमि, महाराणा प्रताप की कर्म भूमि राजस्थान के सामने ठंडी हो जाती है, और राजस्थान की कर्म भूमि आपके हस्तिनापुर के सामने ठंडी हो जाती है। आप जिस भूमि पे खड़े हुए हैं, ये प्राचीन हस्तिनापुर है। ये गंगा यमुना के बीच का वो दोआब है जो हिमालय से गिरता है और नीचे हैदराबाद नागपुर तक जाता है। दिल्ली भी इसी का पार्ट हुआ करता था, हरियाणा भी इसी का पार्ट हुआ करता था। बीच में जो पैदा होती हैं फसलें, उनमें एक विशेष ताकत होती है। इस मिट्टी में ही अर्जुन खेला है, इस मिट्टी में ही एकलव्य खेला है, द्रोण खेले हैं, कृपाचार्य खेले हैं और भीष्म खेले हैं। इस मिट्टी के अंदर अलग सुगंध है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम धरती माता की जय बोलते हैं। भारत कोई पुरुष नहीं है, भारत माता है, क्योंकि धरती माता है। धरती माता का वो भूभाग है भारत, जिसे हम माता की तरह संबोधित करते हैं, और वो हमारा भरण पोषण करता है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्तों। आजादी के बाद भारत को अटल जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री मिले। जवाहरलाल नेहरू की जगह अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला होता तो आज भारत पहले नंबर पे होता। भारत की स्थिति 46-47वीं थी, जिसे 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने ऊपर खींच के 6ठे स्थान पे ला दिया। अगर नरेंद्र मोदी का स्थान प्रथम प्रधानमंत्री पर रहा होता जवाहरलाल नेहरू की जगह, तो आज भारत भी विश्व में प्रथम स्थान पर रहा होता। और भारत जब तक
गंगापुत्र भीष्म का भारत था, अर्जुन का भारत था, तो विश्व का पहले नंबर का भारत था। गाय का सम्मान होता था, गंगा का सम्मान होता था, बच्चे दूध पीते थे, अखाड़ों में मेहनत करते थे और हमारी मिट्टी पुरुषार्थी पुत्र पैदा करती थी। महाराणा और शिवाजी का देश है ये। बोलो महाराणा प्रताप की जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय। यहाँ जो कमियां आई, यहाँ जो अलगाव बना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी एकता की कमी रही। हम संकीर्ण हो गए, हमने सोचना बंद कर दिया। अगर हम सोचते रहते और हमारे अंदर एकता होती तो हम बीच में जो बुरे दिन देखें वो ना देखे होते, और इसमें भी कोई उसे मजबूत करेंगे। और आपका नेता अगर हवाई जहाज में चंदारी भी दिखती है, राजेश खन्ना बहुत पहले एक गाना गा के गए हैं, ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। दोस्तों, आप पुरुषार्थी लोगों की संतान हो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक विजन देखा था, विजन 2020। एपीजे कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पे घोषणा करी थी अपनी सरकार में, हम 2020 में उज्जवल भारत बनाएंगे, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाएंगे, भारत को हम सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2020 के मॉडल को आज आपके सामने चरितार्थ कर दिया है। आप देख रहे हैं, हमारे सारे युवा साथी खुश हो रहे हैं इस बात के लिए। आज भारत का प्रधानमंत्री पीछे की पंक्ति में अगर खड़ा हो जाता है तो मुखिया देश के लोग उसे ढूंढ के लाते हैं और कहते हैं आप आगे खड़े हो। आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति पूरे विश्व में कोई नहीं है। आज हम नरेंद्र मोदी जी के अगर साथ हैं तो उनकी ईमानदारी की वजह से उनके साथ हैं, उनके चरित्र की वजह से उनके साथ हैं। उन्होंने एक सोच पैदा करी, 7 साल में एक आदमी बिना एक भी दिन छुट्टी लिए हुए 14 से 18 घंटे प्रतिदिन का काम ऐसे ही कर रहा है जैसे हम सब किसान कर रहे हैं, हम सब मजदूर कर रहे हैं। एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली गई, एक भी दिन की फिजूल खर्ची नहीं हुई गई। वो व्यक्ति खिचड़ी खाता है, हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और भारत के भविष्य के लिए सोचता है। दोस्तों, भारत का भविष्य और भारत की संपदा वो नहीं है पीली धातु जिसे आप सोना या चांदी समझते हैं, वो भी नहीं है बैंकों के अंदर रखा हुआ रुपया पैसा जिसे हम नोट कहते हैं, करेंसी कहते हैं। वास्तविक अगर धातु है, वास्तविक अगर देश की कोई धन संपदा है तो वो हमारे ये युवा विद्यार्थी हैं जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं और कितने मेहनत से ये आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी देश की वास्तविक संपदा उस देश की शिक्षार्थी होते हैं और उस देश की युवा शक्ति होती है। आज प्रधानमंत्री प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से बोल भी रहे थे, हम 20 से 40 वर्ष के विद्यार्थियों की ताकत से भारत को उज्जवल भविष्य देंगे, नंबर 1 भारत बनाएंगे। पहले एक कहावत होती थी दोस्तों, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज ये कहावत बदल गई है, क्योंकि दोस्तों युग बदल गया। युग ना महाराणा के भाले का बचा, न तलवार का बचा, न तीर कमान का बचा। युग को पहचानो, युग आज टेक्नोलॉजी का आ गया। आप इन चीजों को छोड़ो मत, इसे खेल के मैदान में लेके जाओ। अभी एक हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा महाराणा का नाम लेके महाराणा का वंशज भाला विश्व में नंबर 1 गाड़ के आया है। इसका मतलब भाले की ताकत खेल के मैदान में दिखाओ, अपना पुरुषार्थ खेल के मैदान में दिखाओ। जीवन के मैदान में अगर बढ़िया तरीके से चलना है तो टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ो। हथियार बदल गए, आज का हथियार ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कंप्यूटर है, पढ़ाई लिखाई की आपकी कलम है, कलम से दोस्ती कर लो। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री बेहद ईमानदार है और ये सहयोग बड़ा अति दुर्लभ सहयोग मिला है कि प्रदेश का मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ भी उतना ही ईमानदार है। और इन दोनों की जो युगल जोड़ी विकास के पथ पे भारत को और उत्तर प्रदेश को ले जा रही है, दोनों लोग अपना तन मन धन झोंक के देश का और प्रदेश का भला कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है हम सब लोग तन मन धन से इनका सहयोग करें। हम भविष्य के भारत के लिए काम कर रहे हैं।
आज जो स्थिति बनी हुई है, अगर हमने मेहनत से काम नहीं करा तो हम आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस 70 साल में से 50 साल देश चलाया, उसके नेता बेईमानी करते थे क्योंकि बेईमानी में उन सबकी हिस्सेदारी थी। भाजपा के नेता ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने में और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी जी जान और शक्ति एक जगह 4.5 साल से और एक जगह 7 साल से लगाए हुए हैं। अगर चीजें बनी हुई हैं, चीजें चल रही हैं तो ईमानदारी से चल रही हैं। कांग्रेस ने आकाश, पाताल और जमीन तीनों जगह खाली नहीं छोड़ी थी जहां कोई ना कोई घोटाला ना हुआ हो। और 7 सालों में एक भी घोटाला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने या भाजपा के किसी मंत्री ने अपने आप को घोटाले से नहीं जोड़ा तो ये चरित्र की देन है, ये मर्यादा की देन है, ये भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के सपने की देन है। दोस्तों, मैं पिछले चुनाव में गुजरात था। अमित शाह जी का चुनाव प्रचार में मेरे साथ वाले कुछ मित्रों ने कहा, बोले मोदी जी के भाई से मुलाकात करनी है भाई साहब। मैंने कर लेते हैं। उन्होंने नंबर दिया, हमने फ़ोन करा, उन्हें प्रणाम हुआ। मैंने आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो बोले आप कहाँ हो? मैं बोला मैं छोटा हूँ, आप बुजुर्ग हैं, आप मुझे ये बताओ आप कहाँ हो, मैं आपके दर्शन करने आना चाहता हूँ। उन्होंने जिद करी, बोले आप बताओ आप कहाँ हो। मैं सर्किट हाउस से 1 किलोमीटर पहले का पत्थर लगा हुआ वहाँ खड़ा हूँ। बोले आप बस 2 मिनट रुको, मैं वहीं पहुँचता हूँ। मैंने बहुत अनुरोध करा, वो नहीं माने। हमने गाड़ी वहाँ रोक ली और 4-5 मिनट में ही वहाँ आ गए। प्रणाम अभिवादन करा हमने। उन्होंने जिद करी भोजन के लिए। हमने कहा भोजन करके निकले हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम 2 बार भोजन करते हैं, सुबह भोजन करते हैं और रात को भोजन करते हैं। गुजराती लोग ज़्यादा भोजन करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे में बहुत अच्छा खाना खाते हैं। मैंने हमारी क्षमता नहीं है, हमने आपका भोजन स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद करी। एक होटल में उन्होंने मट्ठा पीने के लिए बैठा दिए। 5 लोग हम थे गाड़ी में और 3 लोग वो थे। 8 लोगों ने ओरिजिनल भाई से संपर्क करवाया या भाई कोई फर्जी बना दिया, क्योंकि मैं गुजराती जानता नहीं था, वो गुजराती में बात कर रहे थे। मैं भी चला गया होटल के काउंटर पर। उन्होंने पैसे दिए, उनकी जेब में मात्र 300 रुपये थे। जब वो निकाल के दे रहे थे, 8 रुपये का 6 रुपये का मट्ठा था, 8 गिलास के 48 रुपये बैठे। जो 52 रुपया लौटा, उन्होंने 52 रुपया इतना बड़ा आदमी कोई पैसे देता हुआ ही नहीं देखा। मेरे दिमाग में शंका थी कि आप ओरिजिनल भाई नहीं। बोले नहीं ये तो हमें करना चाहिए। उन्होंने उनके साथ एक गनर था, वो चौंक के बोला, अरे साहब ऐसा होता है? मैं उससे बोला मैंने किसी पुलिस वाले को भी आज तक किसी ठेली ढपेली पे पैसे देते हुए नहीं देखा। माल ऐसे उठा के खाते हैं ठेली वाले का जैसे इन्हीं की ठेली हो। वो मेरे से बोले कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ठीक है। इंदौर जाना हुआ। इंदौर के और गुजरात के अंदर एक चीज और मुझे देखने को मिली। वहां रात में झाड़ू लगती है उन शहरों में 10:30-11 बजे। सुबह तक बिल्कुल साफ मिलता है, सड़कों पे कोई गंदगी नहीं मिलती। जो स्वच्छता अभियान का मॉडल भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू करा, वो गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट है। एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर इंदौर है दोस्तों। नंबर 1 का नगर निगम है पूरे एशिया का। एक और खूबसूरती मिली उस शहर की, रात में 8-9 बजे से लेकर रात में 3 बजे तक, क्योंकि मैं चुनाव में हर समय आया गया, 1 बच्ची भी, 2 बच्ची भी, 2, 4, 6 माताएं भी अगर सड़क पे जा रही हैं तो किसी वाहियात की या छिनरे की इतनी औकात नहीं किसी बहन बेटी से टाइम पूछ दे। नाम पूछना तो बड़ी बात है दोस्तों, टाइम नहीं पूछ सकता। ये दिया वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। ऐसे भारत की परिकल्पना करी है हमने। हम जिस बच्ची को नव दुर्गा में हम माता कहते हैं, तिलक करते हैं, पैर छूते हैं, 9 दिन माता रहती है और उसके बाद वो माल हो जाती है। ये कांग्रेस की कल्चर थी, ये भाजपा की कल्चर नहीं थी। हमारी माता बहनों का सम्मान तब सुरक्षित रहता जब सुरक्षा की चिंता रही होती। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? 70 साल की इंतजाम कराया।
योजनाएं अगर गिनने लगो तो कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें सामान्य व्यक्ति को ना जोड़ा गया हो। हर गरीब व्यक्ति की चिंता करी गई। मैं 2-3 योजनाओं पर उन पे जिक्र करूंगा यहाँ जो आपके संबंध की है। मुझे यहाँ आप युवाओं में से किसी भी चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। चेहरे पर रौनक आती है जेब में पैसे से। जेब में पैसा आता है उद्योग से या बेहतरीन किसानी से। पहले उद्योगों की बात करते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आज के ही दिन पहली बार बोले थे तो एक नारा दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, यानी भ्रष्टाचार को हम रोक देंगे। हमने अपने पत्रक में कुछ चीजें ये शामिल भी करी हैं, लिखी हैं, इन पे जन जागरण चलाएंगे हम। दूसरा मॉडल दिया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया। सब बच्चों को पढ़ाएंगे स्किल इंडिया का, हर किसी को रोजगार परक बनाएंगे, बेरोजगार मुक्त करेंगे भारत को। स्टार्टअप इंडिया में 2 प्लान रखे। स्टार्टअप इंडिया 1000 के लोन से 10 लाख के लोन तक था और स्टैंड अप इंडिया 10 लाख के लोन से 1 करोड़ के लोन तक था। सब लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती सरकार में, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करें। जिन लोगों को प्राइवेट नौकरी भी नहीं करनी है वो अपना रोजगार लगाएं। जो लोग रोजगार नहीं लगा सकते वो अपने किसान भाइयों से और अपने माता पिताओं से मिलके उन्हीं के उत्पाद को जोड़ें। जई हमारे यहाँ की फसल है, सब जानते हैं ना। जई को 100 रुपए धड़ी बिकता है हमारे यहाँ, 20 रुपए किलो। और उसी जई को अगर हम फ्राई कर दें तो वो 1000 रुपए किलो मिलता है मॉल में। उसका नाम हो जाता है फ्राइड ओट। गुड़ को अगर हम बाजार से खरीदें तो 40 से 45 रुपए किलो मिलता है। अगर उसी गुड़ का नाम हम ऑर्गेनिक गुड़ बना दें जिसमें खाद बीज दवाई, बीज और गाय का खाद तो लगे, दवाइयाँ और ये फर्टिलाइजर केमिकल वाला ना लगाएं, और ऑर्गेनिक नाम रख दें तो उसी गुड़ की कीमत हो जाती है 500 रुपए किलो। ये हमने ऑर्गेनिक गुड़ अपने गढ़मुक्तेश्वर में और अमरोहा में और बाबूगढ़ में 3 मित्रों पे बनवाना शुरू करा। आज 550 रुपए से 1500 रुपए किलो एक्सपोर्ट कर, उस पे भी काम कर दिया नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने। हिंदी लागू कर दी है सब टेस्टों में, सब जगह अब हिंदी है। आज हिंदी 100% लागू हो गई है। आज बोले भी हैं वो लाल किले की प्राचीर से। अगर हमारा बालक हिंदी में बात करेगा तो गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो शहर के बालक को पीछे छोड़ देगा। हमारा बालक अंग्रेजी के अभाव में पिछड़ जाता था, संकोच में पिछड़ जाता था, उसके सर पे एक अभाव था, उसके घर में पैसे नहीं थे। हम मेहनत करके कमाते थे लेकिन हमें मूल्य नहीं मिलता था। 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने लगाया था, जिसे अभी किसान ट्रैक्टर रैली आपने भी निकाली है। ये मोदी के समर्थन की ट्रैक्टर रैली है, ये देश के समर्थन की ट्रैक्टर रैली है। जब सीमाएं तोड़ी गई, यहाँ का किसान महाराष्ट्र में बेचे या गुजरात में बेचे, दिल्ली में बेचे, हरियाणा में बेचे, क्या नुकसान है? 4 पैसे फालतू ही तो बढ़ेंगे। यहाँ का कोई बाजार खत्म थोड़ी हुआ है। मंडी अगर प्राइवेट भी हो तो कहाँ खत्म हुआ है? जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र धरना दे रहे हैं वो अगर अपने पिता का ड्राफ्ट पढ़ लें तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी यही कहा था कि जब तक किसान के माल पर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और प्राइवेट मंडियां नहीं खुलेंगी तब तक तो किसान की आय नहीं बढ़ेगी। किसान की आय दुगनी करने का संकल्प लिया था नरेंद्र मोदी सरकार ने। आपकी आय अभी 1.25 गुनी तक ही पहुंची है। मैं आपके पूरे क्षेत्र को पास से देख चुका हूं, पूरे क्षेत्र को जान गया हूं। आप मेरी 2 बात मान लें। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, इस बार मेरी आधे खेत पे ना बात माने, अगली बार मैं गारंटी से कह रहा हूं पूरे खेत पे आप बात मानेंगे। जिसके पास जितना भी खेत है वो धान, गन्ना, गेहूं तीनों फसल बोनी छोड़ दे आधे खेत में। उसमें वो सब्जी लगाए 4-5 तरह की, फूल लगाए और फल लगाए। पपीते की खेती 1 साल में ही आ जाती है, केले की खेती 1 साल में ही आ जाती है। जब आप लगाओगे इससे अलग चारा बो, भैंस पालो। एक एग्रीकल्चर की टर्म है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब है 6-7 तरह की फसलें मिला के बो। 1-2 का बाजार भाव पिट गया तो 2-4 का बाजार भाव बढ़ा भी मिलेगा। एक एग्रीकल्चर की टर्म है मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग।
खेती के साथ साथ भैंस पालन, मधुमक्खी पालन, शहद पालन, सुअर पालन, मछली पालन और चीज़ें भी करो। सियाना के बीटा के भारत भूषण त्यागी जी हैं। आज से कभी मौका मिले उनका गांव बीटा देख के आना। आज से 16 साल पहले मैंने उन्हें कराया था मधुमक्खी पालन। इस साल उन्हें पद्म श्री दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। पद्म श्री अवार्ड उन्हें किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिला है। और उन्होंने 5 डब्बे शहद से शुरू करा था, आज उन पे 2500 डब्बे हैं। दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री बेहद ईमानदारी से काम कर रहा है। उसके रोजगार नहीं बदले। उनकी माताजी आज भी 50 गज के घर में रहती हैं। उनका एक भाई टेम्पू चलाता है, एक भाई पतंग उड़ाने वाली पतंग की दुकान चलाते हैं, एक पेट्रोल पंप पे तेल तोलते हैं, एक चक्की चलाते हैं। दोस्तों, ऐसे परिवार विधायक और सांसदों के भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। प्रदेश का मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ का परिवार भी उतना ही साधारण है। एक भाई सामान्य फौजी है, चीन बॉर्डर पे तैनात है। ट्रांसफर नहीं लिया, भाई से ट्रांसफर कराने की कोशिश नहीं करी उन्होंने। वहीं चीन बॉर्डर पे फौज के साथ, सेना के साथ चीन से लोहा ले रहा। ये प्रधानमंत्री की ईमानदारी की ताकत थी। जब 14 में बनते ही पाकिस्तान ने पहला अटैक मारा था तो सर्जिकल स्ट्राइक से पहले प्रधानमंत्री खुद वार रूम में आके बैठ गए थे। वार रूम का मतलब होता है दोस्तों, जिस कमरे में बैठे हैं उसमें चारों तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है, पूरा बॉर्डर वहां से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जब वहां सुबह सुबह वार रूम में पहुंचे तब अरुण जेटली जी रक्षा मंत्री थे, उन्हें पता चला, वो हाथ मुंह धो के तुरंत भाग के पहुंचे। तीनों जनरल बुला लिए। उन्होंने एक ही चीज कही थी, 2.5 घंटे बैठे। पूरे विश्व में हड़कंप मचा था कि ये कैसा भारत का प्रधानमंत्री है कि वार रूम में खुद जाके बैठ गया। पाकिस्तान का तो अटैक रुक गया था, देखने लगे थे प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही थी, हिसाब जोड़ के बताओ कोष में कितना कम है, कितना खरीदना है। राफेल का सौदा तभी हो गया था, राफेल का आना तय तभी हो गया था। स्वाभिमानी भारत है, सशक्त भारत है, ईमानदार भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहन थी, अभी 1-1.5 साल पहले जब खत्म हुई तो उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे। सगी भांजी ने कहा, मामा जी थोड़ी सी मदद कर दो, कहीं नौकरी लग जाएगी, जीवन यापन ठीक होने लगेगा। प्रधानमंत्री की बहन मोहल्ले की माता बहनों के कपड़े सिल के जीवन यापन करती थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे। एक ही बात निकली प्रधानमंत्री जी के मुंह से, बेटे आप चाहती हो कि आपका मामा आपके लिए चोरी करे? देश की सारी बच्चियां आपकी तरह तो भांजी भतीजी हैं। मैं वादा कर रहा हूं, देश के सारे सिलेक्शनों में ईमानदारी से सिलेक्शन हो रहे हैं। सब तरह की चोरियां रोक दी गई हैं। मेहनत करो, मेहनत से पढ़ो, निश्चित रूप से नंबर आएगा। ये बातें दोस्तों कहने में अच्छी लगती हैं, जब करनी पड़ती है तो छाती पे पत्थर रखना पड़ता है। हमने वो सरकारें भी देखी हैं, मुलायम सिंह जैसी जिसमें एक घर में 22 लाल बत्तियां थी। हमने मायावती जैसी वो सरकारें भी देखी हैं जो पूरे के पूरे घर अरबपति बन गए, दलित की बेटी से दौलत की बेटी बन गई। हमने कांग्रेसी ही नहीं देखे, हमने क्षेत्रीय दलों को भी लूट का समायोजन करते हुए देखा। योगी बाबा आदित्यनाथ का परिवार भी उतना ही ईमानदार है। आप सबको पता है पिताजी खत्म हो गए कोरोना काल में। पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं गया, भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं गया अपने पिता के अंतिम संस्कार में। उनके जाने पे 1500 लोगों में हलचल होती, वहां भी इकट्ठे होते, यहाँ भी इकट्ठे होते। परमिशन सिर्फ 25 लोगों की थी। कोरोना फैल ना जाए, कोरोना से बचाना उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा जरूरी था। आंख पहुंच के, आंसू पहुंच के, थोड़ा सा शोक मना के काम नहीं लग गए। सगी बहन बाबा योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं,
उनकी सगी बहन नीलकंठ महादेव मंदिर के बाहर फूल बेच रही हैं, कभी जाके देखना दोस्तों। और सगा जीजा चाय बेचता है। चाय नहीं बेचते हैं श्रीमान जी, जो 2-4 प्याले इकट्ठे हो जाते हैं उन प्यालों को भी अपने हाथ से धोते हैं। इसे ईमानदारी कहते हैं। जब ईमानदारी पे चलना पड़ता है तो पैरों में छाले पड़ते हैं दोस्तों, एड़ी का पसीना चोटी पे चढ़ता है, इसे ईमानदारी कहते हैं। अगर इस ईमानदारी से देश चला होता तो आज भारत माता परम वैभव पे होती। 46वें नंबर से जो 6ठे नंबर पे मोदी जी की ताकत लेके आई है, ये भारत माता आज प्रथम नंबर पे होती। ये अर्जुन वाला भारत ही होता, ये भीष्म वाला भारत ही। आप यशस्वी पुरुषार्थी लोगों की संतान हैं। आप 2 काम जरूर करें। सरकार की सारी योजनाओं से जुड़ें, अपने ट्विटर हैंडल चालू करें, अपनी फेसबुक चालू करें, अपने नाम के आगे धौलाना लगाएं जिससे आपकी विशेष पहचान बने। आपका जो भी नाम है, जैसा भी नाम है, हम सब भाई हैं। नीति बदल गई है, सबका डीएनए एक है। जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है सबका डीएनए वही है। डीएनए भौगोलिक संरचना से तय होता है। सभी हम, अगर हम महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं, महाराणा संग्राम का सम्मान करते हैं, तो माता पन्नाधाय का भी त्याग कोई कम नहीं है। माता पन्नाधाय का भी उतना ही सम्मान करते हैं। भाईचारा बढ़ाएं, हर घर जाएं, हर मित्र का, हर पढ़े लिखे का एक डाटा बनाएं। 8वीं तक कौन पढ़ा, 10वीं तक कौन, 12वीं तक कौन, ग्रेजुएट कौन, पोस्ट ग्रेजुएट कौन। हम वादा करते हैं हर किसी को रोजगार देंगे, हर किसी को स्वरोजगार देंगे। आपने अपने आप को सरकार की योजनाओं से जोड़ा नहीं है। अगर 7 साल पहले चली हुई योजनाओं से आपने अपने आप को जोड़ लिया होता, आप मोमबत्ती बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, चिप्स बनाओ, पापड़, ओट बनाओ, ऑर्गेनिक फ्राइड व्हीट बनाओ और उसे बाजार में बेचो, ऑर्गेनिक मिल्क बेचो। आप लखपति नहीं बनेंगे, करोड़पति और अरबपति बनेंगे। मैं आपसे पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ। आप मेरी बात जितनी भी सुने, सिर्फ अपना भाई और अपना मित्र मानने के नाते आधी को लागू करें। एक बार में अगर आधी आपको रिजल्ट ना दे तो छोड़ दें। आप अपने विकास को कोई नहीं रोक सकता। आपका विकास होते ही धौलाना का विकास हो जाएगा। धौलाना का विकास होते ही गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश का और देश का विकास हो जाएगा। ये विकास अनुपूरक हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। दोस्तों, ईमानदारी से चलें, ईमानदारी से साथ दें। आप अगर ईमानदारी से चलेंगे तो 6 महीने में सपनों का भारत बनेगा। हम विजन 2020 को साकार कर चुके हैं। आज नया विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, विजन 2040, विजन 2030। 20 से 40 साल की उम्र का युवा 2030 तक भारत को प्रथम स्थिति में खड़ा करेगा। हम यशस्वी बनेंगे। हमारे नेता ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो भारत माता की सोचते हैं, हम भी भारत माता की सोचें, हम भी धरती माता की सोचें। किसी भी भाई को मेरे विचारों से, वाणी से कोई ठेस पहुंची हो, आप मुझे माफ़ करेंगे अपना भाई मान के। और हमारे बीच में आपको कभी भी संवाद की ज़रूरत हो, संवाद होता रहेगा। आपके क्षेत्र के जितने बुजुर्ग हैं, इन सब के पैर छुओ, ईमानदारी से इनके अनुभव को लेते हुए आगे बढ़ो। भारत हम सबका भारत है, हम भारत के वासी हैं और भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम। वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम। वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम। वंदे मातरम। देश के अमर शहीदों की जय। अब मैं निवेदन करूँगा, आज की अध्यक्षता कर रहे श्री मंगू सिंह राणा जी से, वो आए कार्यक्रम का समापन करें। मैं सभी को, छोटे बड़े उनको हाथ जोड़कर मेरी राम नाम से। और जो धौलाने में आज वो शहीद ना होते तो 75 साल का आज हमें खड़े ना होते। जो धौलाने में हमें फांसी लगाई गई, बनिया को लगी, कुत्ते को लगी, अंग्रेजी देवराज में लगी,
तो वह बात को 75वें साल में आज यहाँ खड़ी ना होती। भगत सिंह, चंद्रशेखर जिन्होंने फांसी खाई है वो सभी ऐसे ही बने जिन्होंने फांसी खाई है। जो 84 को देख के और भी देखेंगे 84 आज भगत सिंह और चंद्रशेखर जिन्होंने फांसी खाई है आज वह मुल्क पर चल के और सामने खड़े हैं। जो लूट के चक्कर में लगे हैं अब तक करिए वो आप बंद कर दें और सच्चाई पा जाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। राष्ट्रगान करके जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश के अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।